गुप्ता बरादरान, वो खानदान जिसने एक मुल्क को यरगमाल बना लिया। जरा तसव्वुर करें एक ऐसे मुल्क का जो तवील जिद्दोजहद के बाद आज़ादी, इंसाफ और बराबरी के ख्वाब के साथ आगे बढ़ रहा हो। एक ऐसा मुल्क जहां अवाम को यकीन दिलाया गया कि अब इक़्तिदार अवाम के हाथ में होगा, फैसले शफ़ाफ होंगे और रियासत सिर्फ अवामी मफाद के लिए काम करेगी। लेकिन इसी उम्मीद के साए में एक ऐसा खामोश खेल शुरू हो चुका था जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। ये खेल बंदूक या बगावत से नहीं खेला जा रहा था, बल्कि फ़ाइलों, मुआहिदों, तकर्रुरियों और पसे पर्दा फैसलों के ज़रिए खेला जा रहा था। ये कहानी है गुप्ता बरादरान की, एक कारोबारी ख़ानदान की, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने जनूबी अफ्रीका की रियासत को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से यरगमाल बना लिया और बरसों तक पूरा निज़ाम उनके मफादात के गिर्द घूमता रहा। गुप्ता बरादरान का मामला दरअसल सिर्फ एक ख़ानदान की करप्शन की कहानी नहीं, बल्कि ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि जब रियासती इदारे कमज़ोर हो जाएं तो चंद बाअसर लोग पूरे मुल्क को किस तरह यरगमाल बना लेते हैं। गुप्ता बरादरान भारत से जनूबी अफ्रीका आए। इब्तिदा में उनका कोई सियासी पस मंज़र नहीं था, ना ही वो आज़ादी की तहरीक का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द ये समझ लिया कि असल ताकत कारोबार में नहीं बल्कि इक़्तिदार के करीब होने में है। उन्होंने सदर जैकब ज़ुमा तक रसाई हासिल की, पहले दोस्ती, फिर ख़ानदानी ताल्लुकात और फिर मफादात का ऐसा जाल बनाया कि सदर के इर्द गिर्द का पूरा निज़ाम उनके असर में आ गया। तहकीकात से ये बात सामने आई कि कई वुज़रा को ओहदों की पेशकश गुप्ता ख़ानदान की तरफ से की गई। बाज़ अफराद ने खुद गवाही दी कि उन्हें वजारत का लालच दिया गया। शर्त ये थी कि वो गुप्ता ख़ानदान के कारोबारी फ़ैसलों में सहूलत फराहम करेंगे। यहाँ से वो मरहला शुरू हुआ जिसे बाद में स्टेट कैप्चर कहा गया, यानी रियासत पर खामोश कब्ज़ा। इसका मतलब ये नहीं था कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, बल्कि इसका मतलब ये था कि हुकूमत ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थी, मगर फैसले कहीं और से हो रहे थे। बिजली का कौमी इदारा एस्कॉम, रेलवे का इदारा ट्रांसनेट और दिफाई कंपनी डेनिल, ये सब वो इदारे थे जिनके ज़रिए अरबों डॉलर की लूटमार की गई। ठेके जानबूझकर ऐसी कंपनियों को दिए गए जो या तो गुप्ता ख़ानदान की अपनी थीं या उनके फ्रंटमैन चला रहे थे। मंसूबों की लागत बढ़ा दी जाती, गैर ज़रूरी मुआहिदे किए जाते और असल रकम अवामी सहूलतों पर खर्च होने के बजाय बैरून मुल्क अकाउंट्स में मुंतकिल हो जाती। इस दौरान जनूबी अफ्रीका के अवाम लोड शेडिंग, बेरोज़गारी और महंगाई का शिकार रहे, लेकिन रियासती वसाइल खामोशी से निकलते रहे। गुप्ता लीक्स ने इस पूरे निज़ाम को बेनकाब कर दिया। हज़ारों ईमेल्स से ये वाज़ेह हुआ कि ये सब अंदाज़ों या इल्ज़ामात पर मबनी बातें नहीं थीं, बल्कि बाकायदा तहरीरी मंसूबाबंदी के तहत हो रहा था। इन ईमेल्स में वुज़रा के नाम, रकम की तफसील, जाली कंपनियों का नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकम्मल रास्ते मौजूद थे। यही वो मरहला था जहां ये मामला सिर्फ सियासी बहस ना रहा, बल्कि एक साबित शुदा जुर्म बन गया। सदर ज़ुमा का इस्तीफ़ा दरअसल अवामी दबाव और शवाहिद का नतीजा था, ना कि इखलाकी जिम्मेदारी का। बाद में बनने वाले कमीशन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि रियासती इदारे जानबूझकर कमज़ोर किए गए, ईमानदार अफसरों को हटाया गया और करप्शन को निज़ाम का हिस्सा बनाया गया। ये भी हकीकत है कि आज तक ज़्यादातर नुकसान वापस नहीं आ सका और जिन लोगों ने ये निज़ाम बनाया वो कई बरस तक कानून से बचते रहे। इस केस का सबसे अहम सबक ये है कि करप्शन सिर्फ रिश्वत लेने का नाम नहीं, बल्कि ये पूरे निज़ाम को अपने फ़ायदे के लिए मोड़ देने का अमल है। जब इदारे अफराद के ताबे हो जाएं, तो फिर मुल्क की किस्मत चंद लोगों के हाथ में चली जाती है। गुप्ता बरादरान ने यही किया और जनूबी अफ्रीका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जब ताकत, दौलत और सियासत एक जगह जमा हो जाएं और एहतिसाब ना हो, तो फिर नुकसान सिर्फ मईशत को नहीं बल्कि अवाम के एतमाद को होता है, और जब अवाम का एतमाद टूट जाए तो इसे बहाल करना बरसों नहीं दहाइयाँ लेता है। ये कहानी सिर्फ गुप्ता बरादरान की नहीं, ये कहानी है कमज़ोर इदारों की, ताकत के गलत इस्तेमाल की और उस कीमत की जो अवाम अदा करते हैं। जब रियासतें चंद हाथों में चली जाएं तो फिर मुल्क नहीं सिर्फ मफादात चल के हैं। यही था गुप्ता बरादरान का असल जुर्म।